नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश पर जताई सख्त चेतावनी, डिप्लोमेसी से सेना तक सीधे नियंत्रण का संदेश। योगी आदित्यनाथ बोले, प्रगति पोर्टल से यूपी में विकास को मिली नई गति, देश का ग्रोथ इंजन बना प्रदेश। नीतीश सरकार की 2026 की पहली कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर मोहर, पद सृजन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बड़े फैसले। अमित शाह 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर, विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ उत्तरायण उत्सव में शिरकत। भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संभाला कार्यभार, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर अगली बातचीत जल्द। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ लगातार अपने बांग्लादेशी समकक्षों के संपर्क में हैं। इस बयान से संकेत मिलता है कि भारत ने अब डिप्लोमेटिक स्तर पर समझाने का काम सीमित कर दिया है और सुरक्षा नियंत्रण की जिम्मेदारी सीधे सेना को सौंपी गई है। आर्मी चीफ ने कहा कि इससे नतीजे सकारात्मक होंगे क्योंकि धार्मिक अस्थिरता अपनी जगह है, लेकिन बांग्लादेश को यह भी भली भांति पता है कि उनके देश के निर्माण में योगदान देने वाली भारतीय सेना की ताकत अत्यंत प्रभावशाली है। जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं। भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं। जो उनके वहां पे चीफ हैं, उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहां भेजा था जिसने वहां पे सबसे जाके मुलाकात की थी। उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है। इरादा यह है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है। जहां तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज है जो चलती रहती है पूरे वक्त। भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबको ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जहां तक हमारी तैयारी है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए। और जहां हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं। हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारे भी ऑफिसर्स वहां एनडीसी के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहां पे आ रहे हैं। तो उस मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रदेश और देश में हो रहे लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और बेहतरीन तकनीकी इस्तेमाल का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति पोर्टल के जरिए 86 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को गति मिली है, जिनमें 337 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा सीधे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। पोर्टल के माध्यम से 3152 में से 2958 मुद्दों का समाधान किया गया है, जो केवल आंकड़े नहीं बल्कि सरकार की वास्तविक कार्यक्षमता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रगति पोर्टल एक गेम चेंजर साबित हुआ है और राज्य देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा हुआ है। शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है।
स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। 86 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान हुआ है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, अपितु गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को भी यह दर्शाता है। इंपैक्ट, प्रगति ने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय जैसे क्षेत्रों में और पॉजिटिव गवर्नेंस को भी एक नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो यह वास्तव में गेम चेंजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई, जो नए साल 2026 में नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक रही। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने नए साल पर जनता को बड़ा तोहफा देते हुए कृषि, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, शिक्षा और विधि विभाग सहित कई विभागों में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 30 करोड़ रुपए के अग्रिम को हरी झंडी दी। साथ ही पटना उच्च न्यायालय में 4 नए विधि सहायकों के पद सृजित करने और 45 विधि लिपिकों का पदनाम बदलकर विधि सहायक करने का फैसला लिया गया। तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करते हुए बगहा स्थित नए राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए 106 पदों के सृजन, जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य की 53 काराओं में 9073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और 8 काराओं में पुराने सिस्टम के एकीकरण को भी मंजूरी दी गई, जिस पर करीब 155 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों की निगरानी का दायित्व बिहार विकासन मिशन को सौंपने और राजीव नगर, शास्त्री नगर के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु परामर्शी शुल्क की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। करोड़ 29 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 10 जुलाई 2025 को रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। इससे अब इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का रास्ता साफ हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जिसके दौरान वे राज्य में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा उत्तरायण उत्सव में भाग भी लेंगे। दौरे के तहत अमित शाह ने गांधीनगर स्थित कला और वाणिज्य महाविद्यालय में नवनिर्मित खेल परिसर का उद्घाटन किया। इसके बाद पेठापुर में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत BLCL 4 जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। वे अहमदाबाद के सनाथल में वैश्विक उत्कृष्टता की फार्मास्यूटिकल अकादमी की आधारशिला भी रखेंगे। गृह मंत्री आणंद में चरातोर विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और संत राम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार के दुस्साहस का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी।
दिल्ली में आयोजित वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि फिलहाल 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, जिनमें से 6 नियंत्रण रेखा के सामने और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि वहां से किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो भारतीय सेना हालात के अनुसार सख्त जवाबी कदम उठाएगी। जनरल द्विवेदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिए गए फैसले और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यह अभियान भारत की तैयारियों, सटीकता और रणनीतिक स्पष्टता का प्रमाण है। उन्होंने सीएपीएफ, खुफिया एजेंसियों, नागरिक प्रशासन और गृह मंत्रालय, रेलवे सहित सभी संबंधित विभागों की सक्रिय भूमिका की सराहना की। सेना प्रमुख ने 2025 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते सशस्त्र संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि वही राष्ट्र युद्ध में सफल होते हैं जो पहले से पूरी तरह तैयार रहते हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद भारत अमेरिका व्यापार समझौते और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों देश लगातार सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं और असलियत में व्यापार से जुड़ी अगली बातचीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इस समझौते को अंतिम रूप देना आसान काम नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष में इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्यापार भारत अमेरिका संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ दोनों देश सुरक्षा, आतंकवाद रोधी और सहयोग, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य जैसे कई अन्य अहम क्षेत्रों में भी मिलकर काम करते रहेंगे। बिहार की राजनीति में लंबे समय से नीतीश के बेटे निशांत को जेडीयू में लाने की मांग होती रही है और अब मकर संक्रांति के मौके पर पटना के जदयू कार्यालय सहित कई जगहों पर इसे लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे बिहार से ब्यूरो हेड एसके राजीव जी। सुनिए। बिहार में लगातार लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पार्टी की कमान देने की मांग जोर पकड़ रही है और देखिए कि जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है वह ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें कि विधिवत देश और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई तो दी गई है, लेकिन साथ ही यह भी लिखा गया है कि नववर्ष की नई सौगात नीतीश सेवक मांगे निशांत। यानी कि नीतीश कुमार जो है वो सेवक के तौर पर बिहार की सेवा करते रहे, लेकिन अब बिहार जो है वो निशांत की मांग कर रहा है। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। तो देखिए किस तरीके से एक स्लोगन बनाया गया है निशांत को लेकर के, और जो पार्टी के जो यूथ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों की तरफ से जो है वो लगातार निशांत को पार्टी की कमान देने की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। और ये जानकारी भी मिल रही है कि संभवतः खरमास के बाद निशांत को पार्टी कोई एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वह दे सकती है। हालांकि इन सबके बीच यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब नीतीश कुमार की एक उम्र हो चुकी है और जदयू को एक ऐसा नेता चाहिए जो वाकई में नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल सके, लिहाजा उनके बेटे निशांत से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा नेता हो नहीं सकता है। और यही वजह है कि पार्टी में चाहे वो शीर्षस्थ बड़े नेता संजय झा हों या फिर छात्र युवा जनता दल के नेता हों, वो निशांत कुमार को पार्टी की कमान देने की मांग करने लगे हैं। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ एसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। पिछले 24 घंटे में नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में से 2 लोगों की हुई निर्मम हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला चंडी थाना क्षेत्र इलाके की है, जहां 6 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर उसके शव को कल्याणपुर गांव के खजाना खंदा के पास फेंक दिया गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बिहार शरीफ चंडी मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया है और बताया जा रहा है कि बच्चा कल देर शाम से घर से खेलने के लिए निकला था। उसके बाद जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। घटना के पीछे ब्लैकमेलिंग की बात सामने आ रही है। मृतक के पिता किसी महिला से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे निरंजन अक्सर फोन पर बात किया करते थे। जब बात करना बंद कर दिया गया तो महिला ने मृतक के पिता निरंजन को ही ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया और मृतक के पिता और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी, जिसके 3 दिन बाद की यह घटना घटित हुई है। आज दिनांक 13/1/26 को चंडी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चे का शव मिला है। तो उसी के सत्यापन में शव की पहचान अंकित कुमार, उम्र करीब 10 वर्ष, पिता निरंजन यादव, ग्राम दररिया बिघा के रूप में हुई। तो इस रास्ते में परिजनों द्वारा बताया गया कि उनको बच्चे को गला घोंटकर हत्या करने की आशंका है उनको। तो
उनके द्वारा आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। फिर को सूचना दी गई है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। इस संबंध में अभी प्रारंभिक जांच में महिला के साथ इनके बच्चे के पिताजी का संबंध के रूप में बात सामने आ रही है। उस बिंदु पे हम लोग जांच करते हुए जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए टीम भेज रहे हैं। बाकी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बच्चा घर से खेलने के लिए निकली थी 4:30 बजे के लमसम शाम में, कल शाम में निकला था। लास्ट में सुबह जब मिला तो बच्चा फांसी लगाया हुआ पूरा कस के बांधा हुआ था गला में। उसके बाद बच्चा मिला मैं गांव से मतलब कि 100-150 मीटर 200 मीटर पश्चिम, गांव से पश्चिम 200 मीटर कल्याणपुर खंडा उसको बोलते हैं। घटना कोई कारण? घटना के कारण एक भैया किसी से बात करते थे तो वो लड़की ब्लैकमेल करने लगी है, वो पैसा की मांग करने लगी थी। फिर बीच में हमसे भी बात हुई थी तो हम मना कर दिए थे उनको कि पैसा तुमको जो भी करना है कर सकते हो, हम पैसा इधर से नहीं भेज सकते हैं। तो उतना में वो लड़की जवाब दी, या तो हम निरंजन को मार देंगे ना तो उसका बेटा को मार देंगे। 2 दिन पहले की बात है, वो लड़की बात की थी। तीसरा दिन में ये घटना हुई थी। लड़की बाहर। औरंगाबाद से एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां सरकारी अस्पताल से दलाली कर एक गर्भवती महिला को अवैध निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा। प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। मामला मदनपुर प्रखंड के तपसी नगर इलाके का है, जहां प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध अस्पताल को सील कर दिया है। मगर सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे यह अवैध अस्पताल संचालित कैसे हो रहा था। कसाना निवासी ललिती देवी और प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल मदनपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इसी दौरान खरियावा की एक आशा कार्यकर्ता ने दलाल की भूमिका निभाते हुए यह कहकर कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, पीड़िता के परिजनों को बहला फुसलाकर तपसी नगर स्थित एक निजी और अवैध अस्पताल में भर्ती करा दिया। अवैध अस्पताल में लापरवाही के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं परिवार को मोटा बिल थमा दिया गया, जिससे कर्ज का दबाव भी बढ़ गया। मामले की जानकारी मिलते ही रफीगंज जदयू विधायक प्रमोद कुमार सिंह खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए नजर और तत्काल चिकित्सा प्रभारी पीएचसी मदनपुर एवं थाना प्रभारी को सूचना दी है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने अस्पताल की जांच की है, जहां कोई वैध परमिट या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। आ रहा हूँ, जब यहाँ पे आया तो देख रहा हूँ कि ये तो सरकारी हॉस्पिटल से भी ज्यादा मरीज है यहाँ, और इनके द्वारा अवैध तरीके से बिना लाइसेंस का ये हॉस्पिटल चल रहा है। मैं मदनपुर हॉस्पिटल है सरकारी, उनके प्रभारी को फोन किया, मैं थाना प्रभारी को फोन किया कि आप लोग आइए और देखिए। सब आए समय से आकर के, और इन लोग को लगा उसके अनुसार अभी हम यहाँ पर हैं, कार्रवाई होगी। सब जितना भी है ये सब अवैध है, और इस ढंग का इनका जो काला धंधा है वो काफी दिनों से चल रहा है, और दलाल इनमें बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जिसमें हमारी सरकार भी बदनाम हो रही है। कारण इतनी अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य का आज नीतीश जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसके बाद ऐसे लोग जो अवैध क्लिनिक चला करके जो लोगों को, गरीबों का जो जान ले रहे हैं, ये तो एक इनका जुर्म हो गया। दूसरा, गरीबों से पैसा चूसा जा रहा है, अनाप शनाप बिल बना करके इनसे पैसा लिया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, जो कि हमारे सरकार द्वारा हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री इलाज है। प्रसूति के बाद हम लोग उनको हमारी सरकार पैसा देती है, और उल्टा यहाँ सुरक्षित भी नहीं है रोगी और पैसा भी वसूला जा रहा है। आज उसी दरमियान ये केस मिला, जिसमें यहाँ करीब करीब 4-5 महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का ऑपरेशन खुद जेंट्स कर रहा है। ये बड़ा निंदनीय है। जब उनसे मैं बात किया तो वो उन लोग कही कि यही ऑपरेशन करते हैं, तो ये बड़ा शर्मनाक बात है, और मैं इसका निंदा करता हूं। इससे हमारी सरकार की बदनामी हो रही है, और मैं ऐसा काम नहीं होने दूंगा। आज जैसे ही मैं फोन किया, बस सहयोग के रूप में यहाँ के प्रभारी जो है, हॉस्पिटल प्रभारी तत्काल आ गए, जो अभी यहाँ हैं भी, और थाना प्रभारी भी आए। अब उन लोग इनके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। सूचना आपको कैसे मिला सर? सूचना मिला, ये बताया कि हमको कुछ पैसा दीजिए, हॉस्पिटल से हमको छूटना है, जाना है फटा करके। बोले क्या बात है, वैसे भी मैं मदद करते रहता हूँ। पीड़ित परिवार के स्वजन ही बोले? हाँ, स्वजन ही बोले।
फोन किए हमको, तो हम अभी यहाँ से तुरंत मदनपुर से गए थे, गांव ही थे कि मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ पर है तुम लोग, सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए भाई, और प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बता रहा था। बात ये आ गई कि इसमें कहीं बोर्ड भी नहीं है। ये तो सीधे समझिए कि बिना बोर्ड लगा करके ऑपरेशन हो रहा है, जो कि इनको ऑपरेशन का लाइसेंस भी नहीं है। और मेरे को अभी जैसे बताए प्रभारी जी, हॉस्पिटल प्रभारी, चिकित्सक प्रभारी जो है, वो बताए कि इसका कोई लाइसेंस नहीं है और न कोई यहाँ लाइसेंसी डॉक्टर है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। हाँ, लगातार घटना घट रही है। रफीगंज में भी हमने ऐसा किया तो वहाँ भी सीलिंग हुआ और वहाँ भी बच्चा का हत्या हो गया। 3 लोग तो सीधे सीधे हत्या कर रहे हैं। इसके पहले डिग्री वाले, इसके पहले भी और महिला की मौत हुई थी यहाँ हाँ, तो बिना डिग्री के हैं, इनका क्या जा रहा है। ये तो आए कहीं और ऑपरेशन कर दिए, पैसा चाहिए। ये क्षेत्र में नहीं होने दूंगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।